start a simple transistor. यह एक सिंपल सा बहुत बार एक रजिस्टर रहता है, बेस में है करके हम बेस बोल देंगे। ये जनरली लोड रहता है आरसी या आरसी में लगा रहता है, इसको हम बोलेंगे बायसिंग। एंड इन कॉमन इमीटर नॉर्मली द आउटपुट इज टेकन फ्रॉम बेस। नाउ आइदर दिस इज ग्राउंडेड or one resistor is connected here also. This is for stability of the transistor. I think that term is already you have used. Okay. And if I want to use it as an amplifier, let us say if I am applying any input, we will say this as an input. Now how the transistor amplifies the signal? Which factor is responsible for amplification? Actually this doesn't come into operational amplifiers, what we want to study. Our subject is revolving around operational amplifier, but it is the basic building block. फ्लिप फ्लॉप में हम गेट पढ़ते नहीं है, लेकिन गेट के बगैर फ्लिप फ्लॉप नहीं बनता, बराबर है ना, उस टाइप से। तो पहली शुरुआत हम ट्रांजिस्टराइज एम्पलीफायर से करेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल एम्पलीफायर, और फिर उनके कई स्टेजेस मिला के हम लोग ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ने वाले हैं। तो कैन आई से हाउ दिस एम्पलीफिकेशन टेक्स प्लेस? इफ यू कैन रिकॉल, इफ सपोज आई एम गिविंग दिस एज अ सिग्नल, what I get in the output, I get a amplified version at the output, but 180 degree out of shift. Phase shift is 180 degree, means when there is a positive cycle, here it is a negative cycle. Why this inversion takes place? और एक होता है IC by IB, बीटा होता है, ये होता है बीटा, ठीक है। And this beta factor is responsible for amplification. Here what I can say. अब बोलोगे आप ये तो करंट है और ये तो सिग्नल वोल्टेज है, this is input, this is output. How this is taking place? So let us see. ये ट्रांजिस्टर की महिमा क्या है कि हमको ये पता चल गया कि अगर यहाँ मैंने बेस दिया तो एम्पलीफाइड मुझे यहाँ कलेक्टर मिलता है। कितने से एम्पलीफाई होता है? IC I am amplified by IB टाइम, एंड IB इज नॉर्मली 10, 200, 200, 300 इस तरीके से रहता है। मान लो 100 ही है, तो अगर IB मिलियंस में है तो भी हमारा IC 100 मिली एम्पियर मतलब 0.1 एम्पियर हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट ड्रास्टिक एम्पलीफिकेशन वी टेक सी। नाउ एम्पलीफिकेशन ऑफ करंट इज ओके, बट हाउ द सिग्नल इज एम्पलीफाइड? So very simple phenomena is here. How do we study this transistor? We study if there is an increase in forward bias of base to emitter junction, the base current will increase. डायोड में कैसा होता है? ये डायोड में अगर इसका फॉरवर्ड बायस मैं बढ़ा दूं, बढ़ाते जाओ, तो ये करंट यहाँ से जाएगा, अलाउ करेगा करंट। अगर रिवर्स करूं तो करंट अलाउ नहीं करेगा। यही पढ़ते ना? अगर आप ये देखो NPN, तो ये PN मतलब ये डायोड है यहाँ पे एक तरीके से, दिस इज एक्टिंग एज अ डायोड वेयर यू आर अप्लाइंग सर्टेन सिग्नल। अगर इसको मैं इसके बेस का वोल्टेज बढ़ाऊंगा तो ये फॉरवर्ड बायस बढ़ेगा, घटाऊंगा तो इसका फॉरवर्ड बायस कम होगा, और रिवर्स ले जाऊंगा तो उल्टा रिवर्स बायस भी हो जाएगा। अब होता क्या है? नाउ ये जो हम इनपुट दे रहे हैं इसमें now this input cycle is increasing. As this voltage increases up to like this one, proportional to this, the base current will increase, correct? With this input voltage, proportionally base current will increase. The forward biasing of this base to emitter junction will increase. Accordingly, the collector current will rise. ये IC बढ़ जाएगा, बराबर है? ये जो IC है ये बढ़ जाएगा, क्यों? क्योंकि IC इज बीटा टाइम्स IB, वी नो बीटा इज सम 100। तो जो भी यहाँ पे प्रोपोर्शनल करंट आया था IB,
जो किसकी वजह से आया, ये इनपुट की वजह से आया, सिग्नल की वजह से, इनपुट वोल्टेज की वजह से प्रोपोर्शनलिटी IB भी राइज हो रहा है। किस तरीके से हो रहा है, वो भी साइनसॉइडली ही हो रहा है। मतलब अगर ये वोल्टेज है तो मान लो कि ये करंट है, पर ये भी उसी साइकिल के हिसाब से आएगा। अब जैसे ये बढ़ रहा है तो यहाँ कलेक्टर करंट भी बढ़ रहा है। अब कलेक्टर करंट बढ़ रहा है तो लेकिन ये तो निगेटिव साइकिल क्यों आती है। इसका बड़ा सिंपल सा रूल है, सिंपल सी समझ है, अगर आप समझ गए तो। इसका फंडा है दैट द आउटपुट वोल्टेज VO इज अप टू दिस पॉइंट, बराबर है, और यहां से यहां तक का वोल्टेज कितना है, कंप्लीट वोल्टेज है VCC। VCC में ये VO इतना पार्ट है, मतलब कौन सा पार्ट नहीं है, ये पार्ट नहीं है। तो यानी क्या, टोटल वोल्टेज VCC माइनस ICRC कर दो, यानी ICRC क्या होगा, इट इज अ ड्रॉप इन द RC रेजिस्टेंस। तो यहाँ पे ड्रॉप कितना होगा, जो इसमें से करंट जा रहा है, और इनटू रेजिस्टेंस। तो VCC यानी ओवरऑल वोल्टेज, दो रजिस्टर अगर सीरीज में रहे तो हम वोल्टेज कैसे निकालते हैं, दोनों का सम यानी टोटल वोल्टेज। VCC यानी दोनों का सम, ये वोल्टेज और RC का वोल्टेज, यानी VO यानी कितना हो जाएगा, VCC माइनस ICRC। अब ये फंडा है कि VCC इज अ कांस्टेंट, लेट्स से 10 वोल्ट 15 वोल्ट आप जो भी रख रहे हैं ये कांस्टेंट रहेगा। यहाँ पे बायसिंग तो चेंज नहीं करते ना, बैटरी लगाए तो फिक्स रहता है। तो फिर चेंज क्या हो रहा है, IC कैसे चेंज हो रहा है, अगर IB फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो IC भी बढ़ रहा है, लेकिन माइनस ICRC यानी क्या होगा, माइनस होगा, उल्टा होगा। तो अगर आउटपुट में सपोज ये VCC था, अगर सपोज ये VCC है इतना वोल्टेज, तो अब ICRC के कारण ये VCC में से माइनस ICRC कम होगा, यानी ये देखो ये बढ़ रहा है, ये घटेगा, तो ये पॉजिटिव है, तो ये निगेटिव है, ये फिर नीचे आ रहा है तो ये ऊपर जा रहा है, ये अब निगेटिव में जा रहा है तो ये पॉजिटिव में जाएगा। इस तरीके से हमको निगेटिव मिलती है। ये ऐसा बोल सकते हैं हम कि VO इज प्रोपोर्शनल टू माइनस ICRC। इसमें RC कांस्टेंट है, फिक्स है, रजिस्टर तो चेंज नहीं होता ना बार बार। चेंज क्या हो रहा है, IC किससे चेंज हो रहा है, IB से। किसके कारण, ये बीटा के कारण। तो एम्प्लीफिकेशन फैक्टर बीटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एम्प्लीफिकेशन, एंड इन व्हाट वे इट इज एम्प्लीफाइंग, इट इज प्रोपोर्शनल टू ICRC। हैव यू गॉट दिस थिंग, समझ में आया क्या आपको। और इसीलिए फेज शिफ्ट आपका 180 डिग्री रहता है, माइनस ICRC का। इस तरीके से एक एक वैल्यू रखते जाओ, अपने आप आपको ध्यान में आ जाएगा, ठीक है। नाउ देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस कॉमन इमिटर ट्रांजिस्टराइज्ड एम्पलीफायर, सो फॉर some different applications are concerned. For simple application it is okay. Now just tell me, there can be a noise, there can be various sources of noise. What can be sources of noise? Let us say if the power supply is not a regulated one, or there is a fluctuation in power supply. अगर ये VCC कांस्टेंट नहीं रहा, यानी फ्लक्चुएशन है, तो आउटपुट चेंज होगा कि नहीं, विल गेट एरर, एंड दिस एरर और नॉइज, सोर्स ऑफ नॉइज, वन ऑफ द फैक्टर इज, व्हाट फैक्टर रिस्पॉन्सिबल, फ्लक्चुएशन, और यू कैन से पावर सप्लाई वेरिएशन, और फ्लक्चुएशन। अब और बताओ, वी नो ट्रांजिस्टर इज अ सेमीकंडक्टर डिवाइस, and all semiconductor devices are affected by temperature. Another factor is temperature. Now with the temperature, we know as the temperature increases, reverse leakage current increases, and thereby there will be change in the output. So there will be fluctuation in the output due to noise. Which noise? You can say actually reverse saturation current, but that is caused by temperature. So temperature is another phenomenon, and there is one more drift. Drift, ये term use करेंगे, drift यानी variation. If the things are drift, मतलब temperature में variation, power supply में variation, or anything what it is causing. अब how to get rid of this one? Now, what is differential amplifier? इसी को हम difference amplifier भी बोल सकते हैं। difference
जैसे अपना सब्ट्रैक्शन का डिफरेंस बोलते हैं ना, वैसे कैसे, कुछ नहीं, दो ट्रांजिस्टराइज हम लोग एम्पलीफायर्स लेंगे कॉमन यूनिटर, दो ट्रांजिस्टराइज एम्पलीफायर, ये हमने दोनों ले लिया है, ठीक है। यहां पे हम वीसीसी देते थे, हम क्या कर रहे हैं, ये दोनों क्लब कर देते हैं और यहां वीसीसी दे देते हैं। इसको अब पहला ट्रांजिस्टर है तो RC1 नाम देता हूँ, इसको RC2 दे देता हूँ, इसको RE1 नाम दे देता हूँ, इसको RE2 नाम दे देता हूँ, ठीक है। इसको RB1 दे देता हूँ, इसको RB2 दे देता हूँ। समझो ये Q1 है, ये Q2 है, ये ट्रांजिस्टर 1 ट्रांजिस्टर 2। अब ये दोनों को भी जोड़ दिया जाए, या तो इसको ग्राउंड करो या फिर डिफरेंशियल पावर सप्लाई लेना है तो इसको -V लगा दो, यानी इधर प्लस इधर -V, यानी प्लस VCC जब था तो ये विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड था, मतलब समझो अगर 10 वोल्ट है तो 10 वोल्ट विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, यानी ये 10 वोल्ट है, लेकिन प्लस VCC और -VE बोले तो इसका स्विंग हो जाएगा 10 to -10 यानी 20, 10 स्विंग कितना हो जाएगा -10, यानी टोटल 20 वोल्ट का हमको स्विंग मिलता है, मतलब हमारा साइकिल बड़े पैमाने पे हम लोग एम्पलीफाई कर सकते हैं। अब इसका एडवांटेज क्या है, इसका एडवांटेज ये है कि इसके आउटपुट इनपुट तो ड्यूअल है, यहाँ भी एक इनपुट दे सकते हो, एक तो सिंगल इनपुट देना है तो, डबल इनपुट देना है तो आप यहाँ भी एक इनपुट दे सकते हो, इसको ड्यूअल इनपुट बोलते हैं। एक को ही दिए और दूसरे को ग्राउंड कर दिए तो सिंगल इनपुट, तो सपोज ये Vin1, ये Vin2, ठीक है। अब यहाँ से सिंगल आउटपुट ले सकते हो आप, या इसको बोल दो V1 या VC1, तो ये हो गया अनबैलेंस्ड आउटपुट। लेकिन इन दोनों ट्रांजिस्टर के कलेक्टर के बीच में अगर ले लिया, ये समझ लो VC2 है और यहाँ आप VO ले रहे हैं, मतलब इसका इसके रिस्पेक्ट में, तो इसको बोलते हैं डिफरेंशियल आउटपुट, इसको बैलेंस्ड आउटपुट बोलते हैं। तो इस तरीके से इसके 4 टाइप्स बनते हैं। क्या क्या टाइप्स बनते हैं, इसके टाइप्स होंगे ड्यूअल इनपुट, बैलेंस आउटपुट, डिफरेंशियल एम्पलीफायर। एक पहला टाइप ड्यूअल इनपुट का मतलब दोनों अगर इनपुट है तो, बैलेंस आउटपुट का मतलब इन दोनों के बीच में लिया तो, और दूसरा हो सकता है सिंगल इनपुट बैलेंस आउटपुट। तो ये हो गया DI/BO, ये हो गया SI/BO। तीसरा टाइप क्या होगा बताओ जल्दी से, अनबैलेंस्ड ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट, यानी क्या होगा DI/UO। और लास्ट है सिंगल इनपुट अनबैलेंस्ड आउटपुट। तो हर एक की अपनी अपनी प्रॉपर्टी है, लेकिन अब इसमें से फायदा क्या होता है, अपन सिर्फ ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट को समझने की कोशिश करते हैं। अभी जैसे यह जो इनपुट दिया है उसके प्रपोर्शन में यहाँ पे आउटपुट आएगा VC1 में, जब भी जैसे मतलब VC1 हमारा ऐसे मान के चलो कि हमारा VCC माइनस IC1 RC1, और दोनों ट्रांजिस्टर हम लोग मैच्ड यूज करते हैं। मैच्ड ट्रांजिस्टर का मीनिंग क्या हो गया, मैच ट्रांजिस्टर यूज करते हैं, यानी कि दोनों की प्रॉपर्टी हम सेम लेंगे, इसका जो टाइप है वही टाइप इसका भी लेंगे, दोनों की प्रॉपर्टी सेम लेंगे, मैच, दोनों का मैचिंग अच्छे से करेंगे। तो अगर मैं इंडिविजुअल आउटपुट लेता तो मुझे ऐसा मिलता VCC माइनस IC1 RC1, VC2 में लेता तो मुझे मिलता था VCC माइनस IC2 RC2, करेक्ट है। तो आउटपुट VO क्या आएगा, VO क्या है VC2 माइनस VC1, दोनों का डिफरेंस निकाला जाए तो क्या मिलेगा मुझे
माइनस IC2 RC2 IC1 RC1। अगर RC दोनों के सेम है तो मुझे मिल जाएगा माइनस, और दोनों के अगर करंट सेम तो IC/RC डबल मिल जाएगा, या फिर IC2 RC2 प्लस IC1 RC1। ये देखो डिफरेंशियल आउटपुट आ रहा है, दिस माइनस दिस, तो ये दोनों के इनपुट के दोनों के डिफरेंस पे ये डिपेंड करता है, दोनों के डिफरेंस पे डिपेंड करता है। इसका फायदा क्या होगा? इसका फायदा ये कि सपोज अगर यहाँ पे टेम्परेचर वेरिएशन या पावर सप्लाई वेरिएशन से यहाँ अगर कोई चेंज आ रहा है, यहाँ अगर कोई चेंज आ रहा है, मान लो एक कुछ डेल्टा वी इसमें ऐड हो रहा है, ध्यान दो जरा, डेल्टा वी के आउटपुट में चेंज हो रहा है, तो अगर इसको टेम्परेचर महसूस हो रहा है तो इसको भी तो होगा, दोनों तो पास पास नहीं है। ऐसा तो नहीं कि इसको हिमालय में रख दिया और इसको तुमने रेगिस्तान में रख दी, नहीं, दोनों ट्रांजिस्टर पास में, तो टेम्परेचर से अगर इसका फ्लक्चुएशन हो रहा है, ड्रिफ्ट में इसका वेरिएशन हो रहा है, तो इसका भी होगा, यानी डेल्टा वी चेंज इसमें भी होगा। लेकिन डिफरेंशियल आउटपुट लेने की वजह से दोनों डेल्टा वी कैंसल हो जाएंगे, और यही हमको चाहिए कि ये जो नॉइजेस हम रिड्यूस कर पाए। ये ड्रिफ्ट में जो वेरिएशन आ रहा था मे बी ड्यू टू पावर सप्लाई, क्योंकि पावर सप्लाई भी दोनों को कॉमन है, अगर इसमें कोई फ्लक्चुएशन आ रहा है तो इसके आउटपुट में भी सेम आएंगे, इसके आउटपुट में सेम आएगा। टेम्परेचर में आ रहा है तो इसके भी आएगा, इसके भी आएगा, किसी नॉइज रिवर्स लीकेज करंट से आ रहा है तो इसके भी आएगा और इसके भी आएगा। इस तरीके से हम लोग नॉइज रिड्यूस कर पाते हैं। कि अगर यहाँ पे मैंने अगर कोई सिग्नल दिया है तो इसका एम्पलीफाइड वर्जन यहाँ पे आ रहा है, सेम यहाँ पे अगर दिया है तो यहाँ पे इसका एम्पलीफाइड वर्जन आ रहा है, और दोनों का डिफरेंस अपन निकालेंगे तो हमको डिफरेंशियल आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये फायदा है हमारा कि हम नॉइजेस रिड्यूस कर सकते हैं। तो अपन जो आज LIC का मेन बेसिक ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ने वाले, उसका ये स्टेज या ये डिफरेंशियल एम्पलीफायर के कई कैस्केडेड होते हैं, बहुत सारे ऐसे कैस्केडेड होते हैं। तो लेट अस सी कि ब्लॉक डायग्राम। अभी ये एक IC है इन विच multiple stages of differential amplifier is there. Then there are certain salient features associated with this operational amplifier which we will see in due course of time. एक ही दिन में सब कुछ नहीं दे दूंगा। इसकी कुछ प्रॉपर्टीज, इसके सब कुछ खासियत ये होती है कि इसका डिफरेंशियल और यू कैन से इनपुट रेजिस्टेंस बहुत हाई होता है, आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत लो होता है, विच इज अ वेरी रिक्विसाइड क्वालिटी इन एम्पलीफायर। हम हमेशा क्या चाहते हैं? इनपुट इंपीडेंस एज हाई एज पॉसिबल और आउटपुट रेजिस्टेंस या आउटपुट इंपीडेंस एज लो एज पॉसिबल। इनपुट इसके लिए ज्यादा चाहिए कि उसको ज्यादा से ज्यादा सिग्नल को एक्वायर करना है जो भी उसको इनपुट दिया है, और आउटपुट इसका रेजिस्टेंस इसलिए कम रखना है कि उसको कुछ रखना नहीं है, पूरा का पूरा डिलीवर करना है टू द लोड। तो ड्रॉप उसके अक्रॉस कम हो, डिलीवरी ज्यादा से ज्यादा हो, इसलिए आउटपुट impedance should be as low as possible. So this is a requisite quality in operational amplifier. Now we try to see the block diagram and the different properties associated. What we have just studied, this differential amplifier stage is a basic building block of operational amplifier. And the एक जो IC होती है ऑप-एम्प, उसके ये ब्लॉक डायग्राम है इन विच मोटा मोटी हम लोग 4 स्टेजेस में उसको दिखाएंगे। व्हाट इज दैट स्टेजेस? ये ड्यूअल इनपुट जब डिफरेंशियल इनपुट होता है तो एक इनपुट होता है नॉन इन्वर्टिंग इनपुट। नॉन इन्वर्टिंग इनपुट इसलिए बोलेंगे कि अगर आउटपुट का चेंज यहाँ पे देने हुए इनपुट की वजह से अगर कोई फेज शिफ्ट नहीं हो रहा है तो ये इन्वर्ट नहीं कर रहा है, इसलिए इसको नॉन इन्वर्ट बोलेंगे। जबकि दूसरे इनपुट से वो इन्वर्ट होता है, मतलब 180 डिग्री फेज शिफ्ट होता है, तो उसको इन्वर्टिंग बोलेंगे। तो ये इन्वर्ट कर रहा है, यहाँ का इन्वर्ट का मीनिंग हो गया फेज शिफ्ट कर रहा है। ओके, तो जस्ट ट्राई टू रिमेंबर द वेरी फर्स्ट स्टेज ऑफ द ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज अ ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। क्या होता है ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर? अभी देखो ये आपके कोर्स में दिया नहीं था ये सब, लेकिन उसके बगैर आपको यहाँ समझ में आता है, इसलिए मुझे वो बेसिक आपको रिवीजन के बोलो या आपको बेसिक बताने के लिए ये सब चीजें बताना पड़ा। ठीक है, ये जो मैंने बनाया।
तो क्या होगा ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट का मतलब कि दोनों इनपुट है, आउटपुट जो ले रहे हैं हम दोनों कलेक्टर के बीच ले रहे हैं, यानी बैलेंस आउटपुट ले रहे हैं। एक होता है सिंगल आउटपुट, जब लेते हैं तो उसको अनबैलेंस आउटपुट, वो भी रहता है। देखो सेकंड स्टेज वही है। सेकंड स्टेज क्या है, देखो ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। ये जब बैलेंस आउटपुट है तो इसके आउटपुट दिखाने के लिए दो एरो दिखाया, और अनबैलेंस आउटपुट सिंगल आउटपुट है तो एक ही एरो से दिखाया। व्हाट द पॉइंट, समझ में आ रहा है? अब नाउ what are the purpose, what is the function of each and every stage? The first stage is dual input balanced output differential amplifier. Its basic purpose is to give the as much gain as possible. So it establishes the basic gain of the overall amplifier. Okay, then in order to amplify much more, the second stage, another multiple stage of differential amplifiers are used. Now all these transistorized differential amplifier are connected in direct coupled mode. कौन कौन से टाइप के कपलिंग होते हैं आप लोगों ने पढ़ा है? आरसी कपल्ड, आरसी कपलिंग, ट्रांसफार्मर कपलिंग, इंडक्टर कपलिंग, डायरेक्ट कपलिंग। यस, इसमें डायरेक्ट कपलिंग का आपने कभी यूज नहीं देखा, लेकिन ऑपरेशनल एम्पलीफायर में डायरेक्ट कपलिंग होता है। अब डायरेक्ट कपलिंग होने का फायदा क्या है कि देयर इज नो इन बिटवीन स्टेज, लेकिन नुकसान क्या है? अगर आरसी कपल्ड में कैपेसिटर होता है तो आपको मालूम है कि अगर कुछ डीसी वेरिएशन आ जाए, डीसी अगर थोड़ा सा ऊपर भी हो जाए, तो वो बीच में जो आरसी का कपलिंग कैपेसिटर आने के कारण वो ने उसको नलीफाई कर देगा। ठीक है, उसको नलीफाई कर देगा। अगर ये डीसी ऊपर बढ़ गया है तो वो अपने आप एवरेज में ला देगा, बट डायरेक्ट कपल होने के कारण डीसी भी एम्पलीफाई होता है। So now due to that you can say the level is shifted well above, and biasing में प्रॉब्लम आने के कारण हमारा एम्पलीफायर प्रॉपर एम्पलीफाई नहीं होगा, कहीं से कट हो सकता है। ट्रांजिस्टर के आउटपुट से आउटपुट जो आता है वो कट हो सकता है। In order to shift that level, the third stage level shifting is used, and it is nothing but कॉमन कलेक्टर में यूज करते हैं, मतलब इमिटर फॉलोअर विद कांस्टेंट करंट सोर्स। जब आप ग्रेजुएशन में जाओगे तो ईच स्टेज के ट्रांजिस्टराइज सर्किट आप पढ़ोगे, लेकिन अभी डिप्लोमा में जस्ट उसके फंक्शन समझो और क्या यूज करते हैं उसको समझो। तो व्हाट इज द थर्ड स्टेज? इमिटर फॉलोअर विद कांस्टेंट करंट सोर्स। इसको लेवल शिफ्टिंग स्टेज बोलते हैं। ये उसका जो डीसी बायस है जो बढ़ गया बहुत सारे डायरेक्ट कपलिंग के कारण, उसको जीरो पे ला देगा। यहां तक समझ में आया क्या आपको? Hello. So what I can say, the first stage is used to provide most of the voltage gain, okay, and also it establishes a very high input resistance. क्या क्या समझ में है? एक तो गेन और दूसरा हाई इनपुट इम्पीडेंस प्रोवाइड करने का काम ये फर्स्ट स्टेज का है। देन द इंटरमीडिएट स्टेज, ये उसका गेन बढ़ाता है, ठीक है, बट मल्टीपल स्टेज होने के कारण गेन प्रोडक्ट होता है तो गेन बढ़ते जाता है। बट जस्ट ड्यू टू मेनी टाइप्स ऑफ स्टेजेस, डीसी बायस जो है लेवल है वो बहुत शिफ्ट हो जाता है, और उसको हमको सेंटर में लाने के लिए, जीरो पे लाने के लिए हम लोग यहाँ लेवल शिफ्टर यूज करते हैं, जिसको इमिटर फॉलोअर विद कांस्टेंट करंट सोर्स। अब लास्ट काम है कि आउटपुट डिलीवर करना आउटपुट लोड को। इसके लिए हम लोग यूज करते हैं पावर एम्पलीफायर, विच इज कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल एम्पलीफायर। इट्स पर्पज इज टू गिव एज मच आउटपुट एज पॉसिबल टू द लोड, प्लस ऑल्सो इट इंक्रीजेस द स्विंग और करंट कैपेबिलिटी। आप कभी भी याद करो, पावर एम्पलीफायर में करंट की लेवल बढ़ती है। यहाँ मोस्ट ऑफ द आउटपुट डिलीवर करने का काम रहता है पावर एम्पलीफायर का, एंड दैट्स व्हाई दिस पावर एम्पलीफायर इज यूज्ड। तो आपके समझ में आया चार स्टेजेस क्या क्या हैं? ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर, whose job is to establish high input resistance impedance plus the high gain. Then in order to amplify much more, another intermediate stage is there, which is normally dual input unbalanced output. Now due to various direct coupling, the DC level gets shifted, and in order to nullify that or to bring it to the center,
The level shifters are used. Normally it is emitter follower with constant current source. And at the last, complementary symmetry push-pull power amplifier is used in order to deliver most of the output to the load. Plus, it increases the current capability of the overall operational amplifier. I suppose this is clear to you. ये जो आउटपुट स्विंग बोला मैं, इसका मतलब ये पूरे ओवरऑल साइकिल को बोलते हैं हम लोग, यानी कि अगर मैंने एक साइकिल दिया है, उसको एम्पलीफाई होना है तो दोनों साइकिल होना चाहिए, मतलब नीचे से ऊपर तक, इसको स्विंग बोलेंगे हम। आई होप इट इज अंडरस्टूड बाय यू। हम लोग जो आईसी अभी पढ़ने वाले हैं ऑपरेशनल एम्पलीफायर, उसका इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ये है, इन विच इट सेज द बेसिक बिल्डिंग ऑफ दैट ऑपरेशनल एम्पलीफायर इज differential amplifier. Transistorized differential amplifier is the basic building block of that operational amplifier. ठीक है, अभी ऑपरेशनल एम्पलीफायर नाम क्यों है, क्या है, मैं धीरे धीरे बताऊंगा, एक साथ बता दूंगा तो डाइजेस्ट नहीं होगा। हम ऑपरेशनल एम्पलीफायर पढ़ रहे हैं जिसका कि इंटरनल ब्लॉक डायग्राम 4 स्टेजेस बेसिकली दिखा है। ये स्टेजेस है, इसका मतलब सिर्फ 4 ट्रांजिस्टराइज सर्किट नहीं है, बहुत सारे रहते हैं। उसको हमने नॉमेनक्लेचर ऐसा किया, उसके फंक्शनलिटी के हिसाब से 4 डिफरेंट स्टेजेस क्या क्या है। फर्स्ट इज द इनपुट स्टेज। वो इनपुट स्टेज क्या होता है, ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट डिफरेंशियल एम्पलीफायर। उसका जॉब क्या है, इसका जॉब है टू एस्टैब्लिश द हाई इनपुट रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस, प्लस इट आल्सो एस्टैब्लिशेस द हाई गेन। तो पहले इसका काम हो गया। नाउ इन ऑर्डर टू इंक्रीज मोर गेन, intermediate stages are also there. Dual input, unbalanced output type of stages are there. Now due to this multiple coupling, direct coupled differential amplifier, gain increases, but also the DC level gets shifted. Why? Because in the direct coupling there is no way that the DC will be bypassed. So in order to bring that DC level to the center, क्योंकि देखो बायस चेंज हो जाएगा तो कट ऑफ हो सकता है या कभी सैचुरेट हो सकता है। आपने लोड लाइन पढ़ा होगा ना ट्रांजिस्टर कि उसको सेंटर में रहा तो दोनों साइकिल बराबर एम्पलीफाई होता है। अगर एक एक्सट्रीम एंड में हुआ तो एक तरफ सैचुरेट होता है, दूसरे एक्सट्रीम एंड में गया तो कट ऑफ होता है। तो वो जो बायस लेवल या डीसी लेवल है वो सेंटर में रखने के लिए हमको थर्ड स्टेज यानी लेवल शिफ्टिंग का स्टेज यूज करना पड़ता है, जो लेवल को शिफ्ट करता है। साइकिल को कोई चेंज ना आते हुए सिर्फ डीसी लेवल को चेंज करेगा। तो उसका काम, उसके लिए लेवल शिफ्टिंग के लिए हम लोग यूज करते हैं इमीटर फॉलोअर। इमीटर फॉलोअर इज नथिंग बट कॉमन कलेक्टर में यूज करते हैं, कॉमन कलेक्टर विथ कांस्टेंट करंट सोर्स। ठीक है, इसके बारे में ज्यादा डिटेल में अपने यहाँ नहीं है, आप लोग ग्रेजुएशन पढ़ोगे। अब लास्ट डिलीवरी करना है हमको। ये जो आउटपुट इतना सारा हम लोग इंक्रीज किए, सब कुछ किए, एम्पलीफिकेशन किए, अल्टीमेटली किसी रेजिस्टेंस को या किसी लोड को देना है, तो मोस्ट ऑफ द आउटपुट देना है। तो ऐसा स्टेज लगाना पड़ेगा जिसका आउटपुट रेजिस्टेंस बहुत कम हो, सो दैट वो मैक्सिमम करंट कैपेबिलिटी लेकर वो डिलीवर कर पाए। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पावर एम्पलीफायर यूज करते हैं। उस पर भी हम लोग कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल पावर एम्पलीफायर। तो ऐसा स्टेज लास्ट में होता है। इस तरीके से ये ऑपरेशनल एम्पलीफायर का इंटरनल ब्लॉक डायग्राम है। अभी तक के हमने आईसी शुरू नहीं किए, उसके इनसाइड क्या रहता है वो दिखाने की कोशिश की है। ठीक है, तो पहला स्टेज ड्यूअल इनपुट बैलेंस आउटपुट, सेकंड स्टेज ड्यूअल इनपुट अनबैलेंस आउटपुट, तीसरा स्टेज लेवल शिफ्टिंग स्टेज दैट इज इमीटर फॉलोअर विद सीसीएस, देन कॉम्प्लीमेंट्री सिमेट्री पुश पुल पावर एम्पलीफायर एज द आउटपुट स्टेज। दिस इज द इंटरनल ब्लॉक डायग्राम ऑफ ऑपरेशनल एम्पलीफायर। नाउ कमिंग टू द ऑपरेशनल एम्पलीफायर। ठीक है, इसका सिंबल हम लोग पहले पढ़ेंगे कि ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल कैसे रहता है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर का सिंबल ट्रायंगुलर रहता है। दिस इज द इनपुट साइड, दिस इज द आउटपुट साइड। ये हमारा आउटपुट है। इसको 2 इनपुट होते हैं, एक पॉजिटिव टर्मिनल रहता है, हम पॉजिटिव वर्ड नहीं यूज करेंगे, इसको बोलेंगे नॉन इन्वर्टिंग इनपुट, नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल। देन दिस इज इन्वर्टिंग
टर्मिनल, ये इनपुट है, ठीक है। और इसके साथ में इसको दो पावर सप्लाई रहते हैं, ड्यूअल पावर सप्लाई, प्लस VCC माइनस V। इसको अच्छे से समझ लो, प्लस VCC माइनस V का अर्थ ये नहीं होता यहाँ एक बैटरी लिए और इसका प्लस इसको लगा दिया और इसको माइनस लगा दिया, ये समझ में आया ड्यूअल पावर सप्लाई का। एक बैटरी नहीं करे, इसको प्लस VCC को अगर ये प्लस लगा दिया तो ये ग्राउंड कर दिया, एक बैटरी इसको हो गया और दूसरी बैटरी निगेटिव इसको कनेक्ट किया और इसका दूसरा ग्राउंड कर दिया तो इसको माइनस मिल गया। इस तरीके से ड्यूअल पावर सप्लाई, इसको बोलते हैं ड्यूअल पावर सप्लाई। गॉट इट? इस तरीके से ड्यूअल पावर है, दो अगर बैटरी लगा रहे तो दो बैटरी, पावर सप्लाई लगा रहे तो दो पावर सप्लाई, या जिसमें दो पावर सप्लाई बने होते हैं, जैसे ऐसे 3 टर्मिनल रहते हैं, इसमें प्लस लिखा रहता है, ये ग्राउंड रहता है और ये माइनस लिखा रहता है। इसका मतलब होता है कि इसमें और इसमें इतना पावर, इतना VCC है। सपोज ये वेरिएबल होगा तो वेरी करना है, फिक्स होगा तो जैसे प्लस 10 वोल्ट, तो यहाँ इसके बीच में 10 वोल्ट है और इसके बीच में ये माइनस 10 वोल्ट है विथ रिस्पेक्ट टू दिस ग्राउंड। आप एक ऑब्जर्व करो, इस जनरली IC में ग्राउंड पिन होता है ना, अपन ने 7-4 वाले देखे, TTL वगैरह सभी ग्राउंड पिन होता है, इसमें कोई ग्राउंड पिन नहीं है, इसमें कोई ग्राउंड पिन नहीं है। जो आप कनेक्ट करोगे उसका रेफरेंस पॉइंट बनाओगे वो हो जाएगा ग्राउंड, यहाँ कोई ग्राउंड नहीं है। आप जो कनेक्ट करोगे और जिसको ग्राउंड बताओगे वो ग्राउंड बनेगा, ठीक है। तो अपन ने टर्मिनल कितने क्या क्या देख लिए, एक हो गया नॉन इन्वर्टिंग टर्मिनल, एक हो गया इन्वर्टिंग टर्मिनल, ये हो गया पावर सप्लाई का और एक माइनस, और ये हो गया आउटपुट का। इसके सिवा और 2-4 टर्मिनल रहते हैं, जैसे ऑफसेट मिनिमाइजिंग, ऑफसेट नलीफाई के वगैरह वगैरह, तो वो अभी मैं बताता नहीं हूँ, लेकिन चलो बता देता हूँ। कोई ऑफसेट नल का एक यहाँ नहीं दिखा था मैं, बाद में जब उसका डिस्कशन आएगा तब बताता हूँ, इतना बेसिक आप समझ लो। ये क्या है फिर, किस चीज का सिंबल है ये, शॉर्ट में हम ऑप एम्प बोलते हैं, ठीक है। ऑपरेशनल एम्पलीफायर पर शॉर्ट में ऑप एम्प ही बोलते हैं। तो मेन 5 टर्मिनल्स आर देयर, नॉन इन्वर्टिंग, इन्वर्टिंग, VO प्लस VCC माइनस V। इसकी विशेषता क्या है, व्हाट आर द सैलिएंट फीचर्स? सैलिएंट फीचर्स हम बाद में देखेंगे, पर इसमें बता रहा हूं, द इनपुट इंपीडेंस is very high. The input impedance is very high. Very high ZI या RI, ठीक है। आउटपुट रेजिस्टेंस इज वेरी लो, जो कि इतना डिजायरेबल है कि बहुत अच्छा लगता है अपने को। ये कितना हाई है तो मेगा ओम में, ये कितना लो है तो सिर्फ ओम्स में, 100-200 ओम्स में, इतना लो है। आइडियली वी से इनफाइनाइट RI। अब आइडियल कैरेक्टरिस्टिक भी हम लोग पढ़ेंगे इसका ऑप एम्प का, क्योंकि आइडियली हम लोग इसका इनपुट इंपीडेंस इतना हाई मानते हैं कि वो इनफाइनाइट है, और आउटपुट रेजिस्टेंस इतना लो है कि हम लोग मानते हैं कि वो 0 ही है आइडियली। लिख दूं क्या यहाँ पे, आइडियली इनफाइनाइट, आइडियली 0, ठीक है। प्लस और सारे सैलिएंट फीचर्स है कि इसका CMRR बहुत हाई होता है। CMRR क्या है तो अभी आने का है वो सब, इसलिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ लेकिन बता नहीं रहा हूँ, ठीक है। देन देर आर some more features are there, but before going to that, the main is इसका डिफरेंशियल गेन जो है, अब ये AD लिखा हूं मैंने, गेन को A लिखते हैं हम, यहाँ पे D डाल दिया सफिक्स, इसका मतलब होता है डिफरेंशियल गेन। अब डिफरेंशियल एम्पलीफायर से बना है इसलिए डिफरेंशियल गेन बोलेंगे। ये भी बहुत हाई होता है, आइडियली इनफाइनाइट। कितना हाई होता है तो एक 741 IC जब हम पढ़ने वाले हैं तो उसका रफली 10⁵ टाइम्स होता है। कितना होता है 10⁵। जब भी मैं ट्रांजिस्टर में सिर्फ 100 की बात कर रहा था तो बहुत बड़ा एम्पलीफिकेशन लग रहा था, ये 10⁵ यानी कितना बड़ा हो जाएगा, बराबर है कि नहीं, 5 0,
इतना बड़ा। अब इसका कुछ प्रॉब्लम भी होता है, कुछ यानी मतलब अच्छा भी होता है, कुछ बुरा भी होता है। क्या बुरा होता है, क्या अच्छा होता है, वी विल सी। ठीक है, तो क्या समझ में आया? डिफरेंशियल गेन। डिफरेंशियल गेन यानी क्या हो गया, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। अगर यहाँ पे इन्वर्टिंग इनपुट में, नॉन इन्वर्टिंग इनपुट में सपोज मैंने दे दिया V1, यहाँ पे वोल्टेज दे दिया V2, ये VO, ये पावर सप्लाई लगा हुआ है। ठीक है, नहीं भी दिखाऊंगा तो समझ लेना कि लगा हुआ है आदतन। तो ये जो VO है, आउटपुट जो है, जिस तरीके से एम्पलीफाई होता है, वो एम्पलीफाई होता है इसका डिफरेंशियल इनपुट। तो इसके बीच के जो इनपुट होता है उसको VID बोलते हैं हम लोग, और वो होता है इस गेन टाइम्स VID। VID यानी क्या? डिफरेंशियल इनपुट। कौन सा डिफरेंस है फिर? कौन सा डिफरेंस है? तो VID इज नथिंग बट डिफरेंस ऑफ दिस टू, V1 माइनस V2। V1 नॉन इन्वर्टिंग को है तो इसका फेज नहीं चेंज होता, V2 इन्वर्टिंग को है तो ये माइनस हो जाता है, इसीलिए डिफरेंशियल इनपुट है। तो इस तरीके से क्या हो गया कि VO इज नथिंग बट AD टाइम्स या डिफरेंशियल, जो कि 10⁵ है, इंटू V1 माइनस V2। तो ये डिफरेंस ऑफ इनपुट जो है ये एम्पलीफाई होता है इस अमाउंट से। ये समझ में आया क्या? ये है आपका डिफरेंशियल गेन AD। आया समझ में? अब इसका फायदा क्या होगा या नुकसान क्या होगा, जरा देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, फिर हम धीरे से आगे बढ़ेंगे। जल्दबाजी में हमको आगे बढ़ना नहीं है। सपोज ये मेरा ऑप एम्प है, तो मैंने प्लस माइनस सपोज 15 वोल्ट लगा दिया, इसको माइनस 15 वोल्ट, ये VO लगा दिया, ये इधर लगा दिया। ये जो इन्वर्टिंग टर्मिनल है इसको मैंने ग्राउंड, अब देखो ग्राउंड ऑप एम्प में ना ऐसे भी दिखाते ट्रायंगुलर, और इसको एक इनपुट दे दिया मैंने 1 माइक्रो वोल्ट, समझो DC दे दिया। ठीक है, तो आउटपुट कितना मिलेगा मुझे बताओ? VO इज इक्वल टू AD टाइम्स VID। VO इक्वल टू AD टाइम्स V1 माइनस V2। V1 कितना है? 1 माइक्रो वोल्ट। V2 कितना है? ग्राउंड है करके 0, यानी कि AD अगर 10⁵ है और 1 माइक्रो वोल्ट यानी 10⁻⁻⁶, तो आउटपुट कितना मिला मुझे? 10⁻⁻1 यानी 1/10⁻1, 1/10 यानी 0.1, यानी कि 0.1 वोल्टेज। तो हमने इनपुट इतना कम दिया 1 माइक्रो वोल्ट, तो भी वो एम्पलीफाई होके 0.1 वोल्ट मिला। अब ये कितनी अच्छी बात है, एक तरीके से अच्छी बात है। कैसे कि अगर मैंने सबको साइनसॉइडल दिया होता 1 माइक्रो वोल्ट का, तो मुझे इतना एम्पलीफाइड मिला है, इतना टाइम 0.1 वोल्ट, ये 1 माइक्रो वोल्ट, और DC के वक्त DC मिला रहता है। लेकिन गेन इतना ज्यादा रहने की वजह से ये भी प्रॉब्लम है कि अगर मैं इनपुट दे दिया सपोज V1 इक्वल टू समझ लो 1 मिली वोल्ट, ठीक है, गेटिंग माई पॉइंट? तो आउटपुट कितना आएगा? अब चलो कैलकुलेट करते हैं। 10⁵, 1 मिली वोल्ट माइनस 0 यानी 10⁵ मिली वोल्ट यानी 10⁻⁻3। तो 10⁵ इंटू 10⁻⁻2 कितना होगा? जल्दी से बताओ। 100 वोल्ट। अब मुझे बताओ ये 100 वोल्ट हमने तो दिया है प्लस माइनस 15 वोल्ट पावर सप्लाई, तो आउटपुट 100 वोल्ट मिल सकता है क्या? तो क्या होगा? इसी चीज को बोलते हैं, वो कट जाएंगे, स्लिप हो जाएगा, उसको बोलते हैं वीसेट, सैचुरेट हो जाएगा। आप देखो एक लेवल पे इसका इतना एम्पलीफाई होता है, इसका इतना एम्पलीफाई होता है, इसका इतना, पर एक लेवल बाद वो रुक जाएगा, सैचुरेट हो जाता है बोलते हैं ना हम लोग।
तो ये आउटपुट हमको वी सेट मिलेगा, वी सेचुरेशन। अब वो वी सेचुरेशन कितना रहता है ये हमको समझना है, और वही चीज आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं ये बताया। तो ये 100 वोल्ट न मिलते हुए अगर प्लस है तो प्लस वी सेट, अगर माइनस है तो माइनस वी सेट, और ये रफली जब हम प्लस माइनस 15 वोल्ट यूज करते हैं तो इसका वी सेचुरेशन रफली बता रहा हूँ ये होता है 13 वोल्ट। तो ये 13 वोल्ट पे क्लिप हो जाएगा। तो इसका ये भी प्रॉब्लम है कि इतना ज्यादा गेन है कि हम 1 मिली वोल्ट की साइकिल भी, एसी साइकिल भी हम एम्पलीफाई नहीं कर सकते, सैचुरेट हो जाएगा। मतलब क्या होगा कि हमने ये साइकिल दिया सपोज, ये इनपुट, तो ये आउटपुट में क्या होगा मालूम है क्या? ये यहाँ पे पॉजिटिव की ओर प्लस वी सेट, निगेटिव की ओर माइनस वी सेट, प्लस वी सेट माइनस वी सेट। यानी हमने, मैं अच्छे से यहाँ से बना रहा हूँ कि सपोज ये इनपुट दिया है, आउटपुट जो है ना ये इन्वर्टिंग नहीं हो रहा है, नॉन इन्वर्टिंग नहीं है, तो ये थोड़ा सा भी इनपुट इतना भी बढ़ गया तो ये एम्पलीफाई होकर प्लस वी सेट हो जाएगा। यहाँ पे ये वी सेट में यहाँ रुक जाएगा, और फिर पूरे पॉजिटिव साइकिल में प्लस वी सेट रहेगा। इसको बोलते हैं हम प्लस वी सेट। 13 वोल्ट मान के चलिए, ये वीओ है, ये इनपुट है, और जैसे निगेटिव थोड़ा भी जाता है तो ये माइनस वी सेट पे आ जाता है, तो ये वहीं पे फिक्स रहेगा। फिर ये ऐसा चेंज होगा, फिर ये, इसको आप एक एप्लीकेशन भी बोल सकते हैं, साइनसॉइडल टू स्क्वायर कन्वर्टर। ठीक है, साइनसॉइडल टू स्क्वायर कन्वर्टर ये एक एप्लीकेशन भी है, लेकिन ये बताना चाह रहा हूँ कि ये कुछ भी एम्पलीफाई नहीं करेगा, ये इतना ज्यादा एम्पलीफिकेशन है कि ये यूज में नहीं आता। तो फिर यूज क्या आता है? इसके बहुत यूज है, लेकिन अभी जो हम यूज कर रहे हैं ये काय में यूज कर रहे हैं? ओपन लूप में। जब हम क्लोज लूप यूज करेंगे तो इसके बहुत सारे यूज, ओपन लूप के अपने क्या क्या प्रॉब्लम रहते हैं वो आपने पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विद द ओपन लूप, ये आपको ब्रश अप करके आना है। व्हाट आर द प्रॉब्लम्स, व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ ओपन लूप, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ क्लोज लूप। ठीक है, अगले टाइम में ये आपके क्लियर होने चाहिए। क्लोज लूप या जिसको हम बोलते हैं फीडबैक। ठीक है, अब इसमें ये सैचुरेट होता है यानी क्या होता है? तो मैं अभी टाइम होते आ रहा है, सिर्फ एक बार ट्रांसफर फंक्शन इसका बता रहा हूँ। ट्रांसफर फंक्शन, लेकिन ट्रांसफर फंक्शन इज इनपुट वर्सेस आउटपुट। यहाँ आउटपुट क्या है? वीओ। इनपुट क्या है? वीआईडी। वीआईडी, तो दिस इज ए प्लस साइड, ये प्लस वीआईडी, और इधर साइड में माइनस वीआईडी, इसको माइनस वीओ। तो थोड़ा सा भी इनपुट बढ़ता है ना तो आउटपुट बहुत ज्यादा बढ़ता है। क्यों? क्योंकि इसका गेन बहुत ज्यादा है। इसीलिए इसका कर्व कैसे दिखेगा आपको? अगर इसको ट्रूली बनाने जाऊंगा तो एकदम यहाँ चिपक जाएगा। तो ये मैं ट्रूली ना बनाते हुए ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये स्ट्रेट लाइन। और थोड़ा सा भी अगर इनपुट थोड़ा भी बढ़ गया तो ये सैचुरेट हो जाएगा। ये है प्लस वी सैचुरेट। इसका ये मतलब नहीं है कि आप कितना भी इनपुट दो और कितना भी बना जाए, आप 1000 वोल्ट 10,000 वोल्ट ऐसा नहीं मिलेगा, तो ये वी सेट पर रुक जाएगा। इतना अच्छा एम्पलीफाई हो रहा है, वैसे ही निगेटिव साइड में यहाँ तक के एम्पलीफाई होगा और उसके बाद ये सैचुरेट हो जाएगा। तो इसको बोलेंगे हम माइनस वी सेट। तो दिस इज वीओ वर्सेस वीआईडी। कि डिफरेंशियल इनपुट के लिए आउटपुट कैसे वेरी होता है? तो इस तरीके से होता है कि इवन फॉर ए स्मॉल चेंज इन इनपुट वोल्टेज देयर इज अ लार्ज चेंज इन आउटपुट वोल्टेज। व्हाई? बिकॉज द एडी इज वेरी वेरी हाई। इसका जो स्लोप है, का स्लोप जो रहेगा वो क्या रहेगा? दिस वीओ डिवाइड बाय वीआईडी। ये जो एडी है, चेंज इन वीओ अपॉन चेंज इन वीआईडी, ये इसका स्लोप रहेगा विच इज वेरी हाई, ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 or 5।